Hello and welcome again to the class of Indian polity. And today we will discuss the citizenship and NRI, PIO and OCI card holders. Okay, and my name is Dr. Mohammad Danish. और आज हम डिस्कस करेंगे सिटीजनशिप को थोड़ा सा और कंटिन्यू करेंगे क्योंकि मैंने इससे पिछले सेशन में सिटीजनशिप के ऊपर ही बात की थी। और आज हम डिस्कस करेंगे कि एनआरआई कौन होते हैं, पीआईओज कौन होते हैं, ओसीआई कार्ड होल्डर्स कौन होते हैं। तो इसको हम डिस्कस करेंगे इन द कंटेक्स्ट ऑफ सिटीजनशिप और कौन कौन से वो राइट्स हैं जो एनआरआईज के पास हैं या कौन कौन से वो जो है लिमिटेशंस हैं जो पीआईओज को दी गई हैं या ओसीआईज के पास हैं। तो हम डिस्कस करेंगे आज के सेशन में। तो आगे बढ़ने से पहले मैं थोड़ा सा एक इंट्रोडक्टरी दे दूं कि जो लास्ट सेशन था उसमें मैंने डिस्कस किया था कि सिटीज़नशिप क्या होती है। तो थोड़ा सा मैं उसके बारे में और बता दूं कि हमने डिस्कस किया था कि सिटीज़नशिप एक तरीके की रिलेशनशिप है बिटवीन दी गवर्नमेंट और दी स्टेट एंड बिटवीन दी पीपल लिविंग इन दैट country. Okay, and that relationship is regulated by the appropriate national law which is duly recognized by the international law. यानी कि किसी भी देश के रहने वाले जो लोग हैं, इंडिविजुअल्स हैं, और उस देश के सरकार के बीच में, स्टेट के बीच में जो भी रिलेशनशिप है, पॉलिटिकल रिलेशनशिप, ठीक है, उसको हम बोलते हैं सिटीजनशिप। सो सिटीजनशिप क्यों इम्पॉर्टेंट है? उसकी वजह यह है कि जब किसी भी कंट्री में लोग रहते हैं तो उस कंट्री के रहने वाले लोगों से कुछ एक्सपेक्ट किया जाता है कि वो उस देश के लिए, उस सरकार के लिए, उस देश की गवर्नमेंट के लिए कुछ अपनी जो है लॉयल्टी को शो करें, एक तरीके की एलिजियंस जो है, एक परमानेंट एलिजियंस शो करें और अपने आप को एक्सेप्ट करें उस देश का पार्ट। तभी उसके बदले में वो कंट्री जो है उनको एक तरीके की जो है एक सिक्योरिटी देता है और उनको उनके राइट्स को सिक्योर करने की कोशिश करता है, एक तरीके से उन्हें प्रोटेक्शन देता है। कुछ प्रिविलेजेस होती हैं जो उसी कंट्री के रहने वाले लोगों को होती हैं। तो ये एक तरीके की गिव एंड टेक रिलेशनशिप है जिसे हम बोलते हैं सिटीजनशिप। ओके, तो कॉन्स्टिट्यूशन में अगर हम बात करें तो कॉन्स्टिट्यूशन में जो है जिक्र किया गया था पार्ट सेकंड में इसके बारे में, और इसके लिए एक 5 to 11 कुछ आर्टिकल्स रखे गए थे जिसमें कॉन्स्टिट्यूशन में सिटीजनशिप के बारे में जिक्र किया गया था। तो बहुत ज़्यादा कॉम्प्रिहेंसिव वे में इसको डिस्कस नहीं किया गया था। कुछ चीज़ें जो थी वो 26 जनवरी 1950 यानी कि जिस दिन कॉन्स्टिट्यूशन बना, जिसे हम कॉमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन भी कहते हैं, तो उस दिन बाकी के जो लॉज थे जो कि सिटीजनशिप के ऊपर बनने थे, वो बाकी के लॉज पार्लियामेंट के ऊपर छोड़ दिए गए थे कि पार्लियामेंट जो है वो बाय लॉ जो है रेगुलेट करेगा सिटीजनशिप को आफ्टर दी कमेंसमेंट ऑफ दी कॉन्स्टिट्यूशन एंड ऑन व्हाट डेट, दैट वाज ऑन 26 जनवरी 1950। यानी कि उस डेट तक जो था जब कॉन्स्टिट्यूशन बना तो पार्ट सेकंड और आर्टिकल 5 to 11 में जो है इसमें आपके सिटीजनशिप के बारे में बताया गया था। लेकिन बाकी की जो चीज़ें थी जो डिटेल में हैं वो बताई गई कि जब पार्लियामेंट बाद में बाय लॉ इन सारी चीज़ों को रेगुलेट करेगा थ्रू दी अमेंडमेंट और अदर प्रोसेस। ओके, सो उसी कंटिन्यूशन में हम आज का सेशन को डिस्कस करेंगे कि क्या होता है सिटीजनशिप। सबसे पहले हम बात करेंगे दी सिटीजनशिप एक्ट 1955, क्योंकि हमने पिछले सेशन में भी डिस्कस किया था कि क्या होता है, क्या है ये सिटीजनशिप एक्ट। तो पार्लियामेंट ने अपनी पावर्स को, जो कि आर्टिकल 11 में उन्हें पावर्स दी गई हैं कि वो थ्रू द लॉ जो है सिटीजनशिप को रेगुलेट करेंगे, तो उस पावर को एक्सरसाइज करते हुए उन्होंने एक एक्ट निकाला था, द इंडियन सिटीजनशिप एक्ट 1955, जिसमें उन्होंने सिटीजनशिप को एक्वायर करने की और सिटीजनशिप को छोड़ने की, यानी कि लॉस ऑफ द इंडियन सिटीजनशिप, इसकी बात की थी कि किस तरीके से आपको सिटीजनशिप मिल सकती है या किस तरीके से आप सिटीजनशिप को छोड़ सकते हैं या किन लोगों की सिटीजनशिप जा सकती है। तो वो सारी चीज़ें जो हैं हमें पता चलती हैं द सिटीजनशिप एक्ट 1955। बाद में भी इसमें जो है अमेंडमेंट किए गए थे। 86 में अमेंडमेंट किया गया, 92 में अमेंडमेंट किया गया, 2003 में अमेंडमेंट किया गया और 2005 में एक अमेंडमेंट किया गया। तो 4 अमेंडमेंट इसमें किए गए, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं कि जो सिटीजनशिप एक्ट है ये 5 तरीके से 5 वेज़ बताता है किसी भी हमारे इंडिया की सिटीजनशिप को एक्वायर करने के लिए, कि अगर इंडिया की सिटीजनशिप आपको लेनी है या एक्वायर करनी है, ठीक है, आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। इस बात को बहुत ध्यान रखिएगा कि ये जो सारी चीज़ें हुई ये कॉन्स्टिट्यूशन के कमेंसमेंट के बाद, यानी कि 26 जनवरी 1950 के बाद जो है ये चीज़ वजूद में आई कि जो एक्ट आया। तो इस एक्ट ने बताया कि कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के बाद किस तरीके से आप इंडिया की सिटीजनशिप ले सकते हैं। तो वो 5 तरीके बताए कि पहला तरीका सिटीजनशिप बाय बर्थ, सेकंड तरीका बताया सिटीजनशिप बाय डिसेंट, थर्ड तरीका बताया सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, फोर्थ वे वाज द सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन, एंड द लास्ट बट नॉट द लीस्ट द सिटीजनशिप बाय इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। तो अगर हम फर्स्ट
मेथड की बात करें या फर्स्ट वे की बात करें तो इट इज़ अबाउट दी सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि जन्म से जो लोग नागरिक होते हैं, यानी कि किसी आप अगर इंडिया में पैदा हुए हैं, ठीक है, तो पैदाइश से आपकी जो नागरिकता आपको मिलती है तो उसके लिए क्या कंडीशन रखी गई है। तो उसके लिए कंडीशन ये है कि कोई भी इंसान अगर इंडिया में 26 जनवरी 1950 के दिन या उस दिन के बाद पैदा होता है, लेकिन ठीक है वो 1 जुलाई 1987, ठीक है 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ होता है, ठीक है, चाहे वो उसके पेरेंट्स इंडिया के हैं या नहीं है। हो सकता है उसके पेरेंट्स जो है किसी दूसरे कंट्री के हों, उनके पेरेंट्स की इंडियन नेशनलिटी ना हो, लेकिन वो अगर इंडिया में 26 जनवरी 1950 या उस दिन के बाद पैदा हुआ है और 1 जुलाई 1987 से पहले पैदा हुआ है, तो उनको बाय बर्थ जो है इंडिया की सिटीजनशिप मिलेगी। ओके, तो ये कुछ मैंने चीज़ बताई, ये सारी चीज़ें अगर आप टेक्स्ट बुक जब देखेंगे तो वहाँ पर काफ़ी सारी चीज़ें डिटेल में दी गई हैं। तो ये एक तरीका हो गया सिटीजनशिप बाय बर्थ की, बाय बर्थ जो है आपको जो है सिटीजनशिप कैसे मिलेगी। इसी तरीके से अगर कोई इंसान 1 जुलाई 1987 वाले दिन पैदा हुआ हो या उस दिन के बाद पैदा हुआ हो, ठीक है, लेकिन उसके जन्म के समय ओके एट अ टाइम ऑफ हिज बर्थ, ठीक है, कोई भी उसका पेरेंट जो है कंट्री का सिटीज़न रहा हो, तब भी उसको जो है नागरिकता मिलेगी, ठीक है। और अगर उसके बाद हम बात करते हैं तो उसके बाद एक और कंडीशन रखी गई थी कि 3 दिसंबर 2004 को अगर जो है, या 3 दिसंबर 2004 या उसके बाद अगर कोई इंडिया में पैदा हुआ है तो उनको भी नागरिकता मिलेगी। उस केस में जो है उसके दोनों ही पेरेंट्स का इंडिया का सिटीज़न होना ज़रूरी है या किसी एक का पेरेंट का सिटीज़न होना ज़रूरी है। तो ये सारे कंडीशंस हैं, ये दे रखी हैं, तो इसको मैं बहुत ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा क्योंकि काफ़ी कन्फ्यूजिंग होता है और एग्ज़ाम में भी इसमें से बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ जाता है। सिर्फ ये पूछ लेते हैं कि कितने तरीके से जो है सिटीजनशिप मिलती है। तो ये मैंने एक तरीका बताया कि सिटीजनशिप बाय बर्थ, यानी कि पैदाइश के तरीके से आपकी बर्थ वहाँ हुई हो इंडिया में, तब आपको सिटीजनशिप मिलेगी। अगला जो वे बताया वो था सिटीजनशिप बाय डिसेंट। डिसेंट का मतलब ये है कि कोई भी इंसान, कोई भी पर्सन है, वो 26 जनवरी या उसके बाद, ठीक है, इंडिया से बाहर पैदा हुआ है, उसका जन्म जो है वो इंडिया में, उसका जन्म जो है वो इंडिया में नहीं हुआ है 26 जनवरी या उस दिन के बाद, लेकिन 10 दिसंबर 1992 यानी कि 10 दिसंबर 1992 से पहले उसका जन्म इंडिया से बाहर हुआ है। लेकिन उसमें कंडीशन ये है कि उसके जो पेरेंट्स हैं, ठीक है, उनमें से जो हैं, उनके जो पेरेंट्स हैं वो सिटीज़न रहे हों उस कंट्री के, तब तो उसको सिटीजनशिप मिलेगी इन द कंसेप्ट ऑफ डिसेंट। डिसेंट का मतलब ये हुआ है कि वो नहीं है इंडिया में पैदा हुआ, लेकिन उसके पेरेंट्स जो हैं वो इंडिया में पैदा हुए हैं या इंडिया में रह रहे हैं, तो इस तरीके से सिटीजनशिप बाय डिसेंट जो है वो काउंट होगी आपके सिटीजनशिप में। तो बाय बर्थ यानी कि आप या तो पैदा हुए हों या आप पैदा नहीं हुए उस कंट्री में, आपके पेरेंट्स वहाँ रहे हों या उन्होंने टाइम स्पेंड किया हो, ठीक है, इस तरीके से आप सिटीजनशिप आपको मिल जाएगी। फिर अगला तरीका बताया सिटीजनशिप बाय रजिस्ट्रेशन, यानी कि रजिस्ट्रेशन की अगर आप बात करें तो अगर कोई इंसान किसी भी कंट्री में, यानी कि अगर इंडिया में कोई शख्स है वो 7 साल तक रहा है, ठीक है, और वो चाहता है कि मैं इंडिया का सिटीज़न बनूँ, तो उसको अपने आप को सिटीजनशिप लेनी होगी, उसके लिए अपने आप को रजिस्टर करना होगा। वो अप्लाई कर सकता है सिटीजनशिप लेने के लिए, बट उसके लिए कंडीशन ये है कि दैट पर्सन शुड हैव स्पेंड एटलीस्ट 7 ईयर्स इमीडिएटली बिफोर मेकिंग एन एप्लीकेशन फॉर रजिस्ट्रेशन एज ए सिटीज़न, यानी कि सिटीजनशिप की रजिस्ट्रेशन से पहले उसके 7 साल बिताए हों, तब उसको थ्रू द रजिस्ट्रेशन सिटीजनशिप मिलेगी। तो एक तो तरीका होगा बाय बर्थ, बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन। अब बात आती है सिटीजनशिप बाय नेचुरलाइजेशन। नेचुरलाइजेशन का मतलब ये होता है कि जैसे कोई फॉरेनर है, ठीक है, अब उसने एक एप्लीकेशन दी है फॉर नेचुरलाइजेशन टू ए कॉम्पिटेंट अथॉरिटी अपॉइंटेड बाय द स्टेट। कोई अथॉरिटी है जिसको स्टेट ने यानी गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है, तो कोई फॉरेनर है जो उसको एक एप्लीकेशन देता है फॉर नेचुरलाइजेशन, ठीक है, वो चाहता है कि उस कंट्री की उसको सिटीजनशिप मिले, तो उसके लिए कुछ कंडीशन रखी गई हैं कि वो कुछ कंडीशंस को सेटिस्फाई करेगा। सर्टन टर्म्स एंड कंडीशंस लाइक हैविंग नॉर्मली रिसाइडेड फॉर एटलीस्ट 12 ईयर, यानी कि 12 साल करीब कंट्री में रहा हो, इंडिया में रहा हो, एंड 14 साल के पीरियड के अंदर ही अंदर उसने अपनी एप्लीकेशन दी हो, यानी कि 12 साल तो कंटिन्यू रहा हो, लेकिन 14 साल का जो उसका पीरियड है रहने का, उसी बीच में उसने एप्लीकेशन दे दी हो कि नेचुरली वो बनना चाहता है
उस कंट्री का सिटीज़न, यानी कि इंडिया का कोई सिटीज़नशिप लेना चाहता है, चाहे वो किसी भी कंट्री का हो, तो वो इंडिया का सिटीज़न बन सकता है थ्रू द प्रोसेस ऑफ नेचुरलाइजेशन। तो ये कंडीशन हो गई आपके नेचुरलाइजेशन की। आगे बात करते हैं सिटीजनशिप बाय द इनकॉर्पोरेशन ऑफ द टेरिटरी। इसका मतलब ये हुआ कि कोई अगर नई टेरिटरी जो है वो इंडिया का पार्ट बनी है जो कि पहले नहीं थी, तो द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विल नोटिफाई द पर्सनस ऑफ दैट कंट्री दैट टेरिटरी टू बी द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया। यानी कि किसी भी टेरिटरी को अगर इंडिया एक्वायर करता है या कोई टेरिटरी इंडिया का पार्ट बनती है जो पहले नहीं थी, तो उसके रहने वाले लोग जो हैं वो ऑटोमेटिकली उस कंट्री के सिटीज़न हो जाएंगे। और गवर्नमेंट क्या करेगा, नोटिफाई कर देगा कि वो लोग जो उस टेरिटरी में रहते थे वो हमारे कंट्री का पार्ट हो गए, नाउ दे आर ऑटोमेटिकली द सिटीजनशिप ऑफ सिटीजन ऑफ द कंट्री। तो ये 5 वेज जो थे ये सिटीजनशिप एक्ट 1955 ने बताए। सिटीजनशिप बाय बर्थ, सिटीजनशिप बाय डिसेंट, बाय रजिस्ट्रेशन। नाउ द लॉस ऑफ इंडियन सिटीजनशिप। ओके, तो देर आर 3 वेज। तो जैसे सिटीजनशिप एक्ट ने 5 तरीके बताए एक्वायर करने के, उस तरीके से देर आर 3 वेज सजेस्टेड बाय द सिटीजनशिप एक्ट 1955 कि 3 तरीके से 3 मोड्स हैं जिसके थ्रू एक कोई भी इंडियन सिटीज़न है तो उसकी सदस्यता या उसकी नागरिकता ख़त्म हो सकती है। कौन कौन से वो तरीके हैं? पहला तरीका बताया गया रिनंसिएशन। तो रिनंसिएशन का मतलब है इट्स अ वॉलंटरी एक्ट बाय विच अ पर्सन आफ्टर एक्वायरिंग द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री गिव्स अप हिज इंडियन सिटीजनशिप। यानी कि किसी इंडिया के रहने वाले ने, इंडिया के नागरिक ने किसी दूसरे कंट्री की वॉलंटरली मर्जी से और अचानक दम से किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता हासिल कर ली, तो ऑटोमेटिकली जो है इंडिया की नागरिकता उससे छीन ली जाएगी, यानी उसको छोड़नी पड़ेगी, क्योंकि दोहरी नागरिकता का कोई कॉन्सेप्ट है नहीं कि आपको यहाँ के भी नागरिक हों किसी दूसरे कंट्री के भी नागरिक हों। ओके, अब हम बात करते हैं सेकंड वे, दैट इज़ द टर्मिनेशन। टर्मिनेशन का मतलब ये है टर्मिनेशन टेक्स प्लेस बाय ऑपरेशन ऑफ लॉ, यानी कि लॉ के थ्रू जो है किसी भी नागरिक की नागरिकता ख़त्म होगी। वो कैसे ख़त्म होगी? व्हेन एन इंडियन सिटीजन वॉलंटरली एक्वायर्स द सिटीजनशिप ऑफ अनदर कंट्री ही ऑटोमेटिकली सीज टू बी एन इंडियन सिटीजन। एक तो ये होता है कि जैसे हमने बताया रिनंसिएशन, कि रिनंसिएशन में ये है कि उसने किसी दूसरे कंट्री की अगर नागरिकता हासिल करी तो उसको छोड़नी पड़ेगी। टर्मिनेशन में ऑटोमेटिकली बाय लॉ जो है अगर कोई कंट्री किसी दूसरे कंट्री की नागरिकता लेता है तो ऑटोमेटिकली उसकी नागरिकता ख़त्म हो जाएगी, उसको छोड़नी नहीं पड़ेगी। तो टर्मिनेशन के थ्रू भी नागरिकता जाती है। सिमिलरली डिप्राइवेशन एक तरीका है, थर्ड वे ये है एक तरीके कंपलसरी टर्मिनेशन ऑफ द सिटीजनशिप ऑफ इंडिया ऑब्टेन्ड बाय द रजिस्ट्रेशन ऑन नेचुरलाइजेशन। यानी कि अगर हमारे यहाँ किसी रहने वाले नागरिक ने किसी दूसरे कंट्री में एप्लीकेशन दी है कि भाई मुझे नागरिक बनना है और रजिस्ट्रेशन कराया है, ठीक है, तो उसको कंपलसरी टर्मिनेट करना होगा। कंपलसरी उसकी जो है सिटीजनशिप टर्मिनेट कर दी जाएगी, एक तरीके से डिप्राइव कर दिया जाएगा, उससे छीन ली जाएगी उसकी वो नागरिकता। तो द सिटीजनशिप इज़ डिप्राइव्ड ऑफ ऑन द बेसिस ऑफ एन ऑर्डर ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, यानी कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक ऑर्डर निकलेगा और उस नागरिक की नागरिकता जो है छीन ली जाएगी। अगर उसने कोई फ्रॉड करा है या कोई उसने फॉल्स रिप्रेजेंटेशन किया है या कोई मटेरियल फैक्ट छुपाया है, ठीक है, या वो डिसलॉयल रहा है कॉन्स्टिट्यूशन के, तो उस केसेस में उसकी नागरिकता उससे छीन ली जाएगी। तो ये 3 केस दिखाए गए, रिनंसिएशन, टर्मिनेशन एंड डिप्राइवेशन। तो इस तरीके से जो है इंडिया की नागरिकता जा सकती है। आगे बात करते हैं, नाउ वी विल डिस्कस दी नॉन रेजिडेंट इंडियन और एनआरआई। तो एनआरआई कौन होते हैं, क्या है ये टर्म, और सिटीजनशिप में इसको पढ़ने की क्या ज़रूरत है। तो अगर हम एनआरआई की बात करें तो जो एक एनआरआई का जो कॉन्सेप्ट है, जो नॉन रेसिडेंट का जो कॉन्सेप्ट है, तो ये टर्म है नॉन रेसिडेंट, ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है। अगर हम इसको समझने की कोशिश करें तो ये एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है और दिस रिफर्स ओनली टू द टैक्स स्टेटस ऑफ ए पर्सन who as per the Income Tax Act of 1961 has not resided in India for a specified period for the purpose of the Income Tax Act। कहने का मतलब है कोई भी इंसान, ठीक है, अगर किसी इंडिया की यहाँ खास तौर पर बात करें तो जो इनकम टैक्स एक्ट है 1961 उसके अकॉर्डिंग पर्टिकुलर टाइम पीरियड तक, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड में अगर वो कंट्री में नहीं रहा है, इंडिया की में नहीं रहा है, तो उसको हम नॉन रेसिडेंट की कैटेगरी में डालेंगे। तो नॉन रेसिडेंट जो टर्म है, इसलिए हम उसे इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट कह रहे हैं कि ये सिर्फ रेफर करता है ओनली द टैक्स स्टेटस ऑफ द पर्सन। यानी कि अगर जो पिछला फाइनेंशियल ईयर है उस फाइनेंशियल ईयर में अगर कोई पर्सन इंडिया में नहीं रहा है, यानी कि उस पर टैक्स की लायबिलिटी नहीं बन रही है या वो टैक्स के स्ट्रक्चर में, इनकम टैक्स के स्ट्रक्चर में नहीं आ रहा है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन रेसिडेंट, ठीक है। तो जब वो नहीं आ रहा है तो यानी कि ज़ाहिर सी बात है वो कंट्री से बाहर रह रहा है। अब उसकी कंडीशन क्या है, वो कौन होगा? सो अकॉर्डिंग टू दैट एक्ट एनी इंडियन सिटीजन हु डज़ नॉट मीट द क्राइटेरिया एज ए रेजिडेंट ऑफ इंडिया
इज़ ए नॉन रेसिडेंट ऑफ इंडिया एंड इज़ ट्रीटेड एज NRI फॉर पेइंग इनकम टैक्स, यानी कि उस पर फॉर इनकम टैक्स की जो कंडीशन लगेगी वो NRI वाली लगेगी, यानी कि वो इंडिया का रेजिडेंट नहीं है, वो बाहर रह रहा है, ठीक है, तो वो काउंट किया जाएगा नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। ओके, अब यही जो सेम डेफिनेशन है, ये डेफिनेशन जो है फॉरेन एक्सचेंज मैनेजमेंट एक्ट 1999 फैमा में भी दी गई है। उसके अकॉर्डिंग जो NRI है वो सिटीज़न है इंडिया का, लेकिन उसका जो रहना है उस कंट्री में, यानी कि अगर इंडिया में वो इंसान लास्ट के फाइनेंशियल ईयर में 182 दिन या उससे कम रहा है, यानी कि स्टे इन इंडिया इज़ लेस देन 182 डेज ड्यूरिंग द प्रीसीडिंग फाइनेंशियल ईयर, यानी कि पिछले फाइनेंशियल ईयर में अगर वो 182 दिन या उससे कम रहा है तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन रेसिडेंट इंडियन NRI। तो उस पर फिर टैक्स का भी जो कॉन्सेप्ट है वो लागू नहीं होगा, ठीक है, क्योंकि वो रहा ही नहीं इंडिया में। तो एक कंडीशन तो ये रही गई। दूसरा, वो कहाँ रहा है, अगर वो बाहर रहा है एम्प्लॉयमेंट के लिए या कोई बिज़नेस करने के लिए या वोकेशन आउटसाइड इंडिया, ठीक है, या कोई ऐसी कंडीशन आ गई जिसकी वजह से उसको बाहर रहना पड़ा है, तो उस केस में उसको हम NRI बोलेंगे और वो एक तरीके से इनकम टैक्स की उस कंडीशन में काउंट नहीं होगा, ठीक है, तो उसको हम बोलेंगे नॉन रेजिडेंट ऑफ इंडिया। तो जो नॉन रेजिडेंट होते हैं उनको वीज़ा की भी ज़रूरत नहीं होती, जो NRI होते हैं दे डोंट रिक्वायर द वीज़ा टू विजिट दी इंडिया, तो अगर उनको इंडिया आना है तो उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं पड़ती। तो ये एक फ़ायदा है NRI का। तो एक NRI यानी कि नॉन रेजिडेंट होना एक इकोनॉमिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। कोई भी इंसान अगर 182 डेज़ या उससे कम रहा है पिछले फाइनेंशियल ईयर में तो उसको अकॉर्डिंग टू फैमा की जो डेफिनेशन है उसमें NRI काउंट किया जाएगा, और NRI जो है उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है इंडिया में विजिट करने की। अगर हम उनके वोटिंग राइट्स की बात करें कि जो NRIs हैं वो वोट कैसे डालेंगे, उनकी वोटिंग राइट्स के लिए क्या कंडीशन दी गई है। सो अगर हम बात करते हैं जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट है, मशहूर RPA एक्ट 1950, तो उन्होंने एक कंडीशन, इस एक्ट ने एक कंडीशन रखी है, कंडीशन ऑफ ऑर्डिनरली रेजिडेंट, कि एक ऑर्डिनरली रेजिडेंट क्या होता है। एक ऑर्डिनरी रेजिडेंट का मतलब होता है कि ओनली दोज ऑर्डिनरी रेजिडेंट इन ए कॉन्स्टिट्यूंसी आर एलिजिबल टू बी रजिस्टर्ड इन द इलेक्टोरल रोल्स, यानी कि जो हर साल जो इलेक्शन की लिस्ट आती है उसमें जो नाम आते हैं कि भाई ये लोग जो हैं वोट डाल सकते हैं या वोट बन के आते हैं, ठीक है। तो जो ऑर्डिनरली रेजिडेंट होते हैं, जो ऑर्डिनरली रह रहे हैं, ठीक है, सिर्फ उन्हीं को किसी कॉन्स्टिट्यूंसी में जो है इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर, जो सूची आती है इलेक्शन की, उसमें रजिस्टर होने का अधिकार है। अगर हम NRIs की बात करें, क्योंकि NRIs जो है वो पढ़ाई के लिए रह रहे हैं या किसी काम के लिए रह रहे हैं या किसी और पर्पस की वजह से बाहर रह रहे हैं, ठीक है, तो उनका जो ऑर्डिनरी रेजिडेंस का जो स्टेटस है, ठीक है, तो उसकी वजह से हम ये मानते हैं कि वो भी ऑर्डिनरी स्टेटस है। लेकिन पहले जो था तो उनको ऑर्डिनरी रेजिडेंट्स में काउंट नहीं किया जाता था, ठीक है, तो उसकी वजह से क्या होता था कि उनको जो था वोट देने का अधिकार नहीं था। पहले क्या था, उनको जो NRIs थे उनको वोट देने का अधिकार नहीं था। लेकिन बाद में क्या हुआ, बाद में जब 2012 में एक अमेंडमेंट हुआ, पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया गया, पार्लियामेंट ने अमेंडमेंट किया जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल्स एक्ट था 1950, तो उसमें अमेंडमेंट करने के बाद एक सब सेक्शन अलग से ऐड किया गया और ये बताया गया कि जो भी लोग, कोई भी इंडिया के सिटीजन्स जो बाहर एम्प्लॉयमेंट की वजह से या एजुकेशन की वजह से या किसी और रीज़न की वजह से बाहर रह रहे हैं, तो उनको ऑर्डिनरी रेजिडेंट ही काउंट किया जाएगा, ठीक है, और उनको भी एज ए वोटर इलेक्शन की लिस्ट में, जो लिस्ट आती हैं उसमें उनको रजिस्टर किया जाएगा। तो वो भी लोकसभा और जितनी भी विधानसभा, जो भी स्टेट का इलेक्शन होता है, तो उसमें वो अपना वोट डाल सकते हैं। लेकिन एक कंडीशन ये रखी गई कि वो इलेक्शन लड़ नहीं सकते विदाउट दी राइट टू कंटेस्ट दी इलेक्शन। उनको वोट डालने का अधिकार तो दे दिया गया, जो पार्लियामेंट में अमेंडमेंट किया RPA एक्ट 1950 में, तो उनको वोट देने का अधिकार दे दिया गया, उनको ऑर्डिनरी रेजिडेंट काउंट कर लिया गया, लेकिन उनको इलेक्शन लड़ने का अधिकार नहीं दिया गया। दे आर नॉट अलाउड टू कंटेस्ट दी इलेक्शन, they are allowed to be registered as a voters in constituency as per the address indicated in their passports। तो जो भी उनके पासपोर्ट्स में जो एड्रेस मेंशन किया जाएगा तो उसी कॉन्स्टिट्यूंसी में उनको रजिस्टर किया जाएगा और वो अपना वोट डाल सकते हैं, ठीक है। तो पहले तो ये कंडीशन थी कि उन्हें फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था, वोट डालने के लिए आना पड़ता था। अब ये कंडीशन कर दी गई कि वो बाई पोस्ट या एनी इलेक्ट्रॉनिक मीन्स जो है, थोड़ी इलेक्ट्रॉनिक जो मीडियम है उसके थ्रू अपना वोट डाल सकते हैं। तो ये सारे
बात हमने बताई एनआरआई के रिगार्डिंग कि एनआरआई जो है एक नॉन रेजिडेंट कॉन्सेप्ट है, ठीक है। उनको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है इंडिया में आने के लिए। पहले उनको वोट देने का अधिकार नहीं था, अब उन्हें वोट देने का अधिकार है पार्लियामेंट के भी इलेक्शंस में, लोकसभा इलेक्शन में भी, और स्टेट की जो विधानसभा का इलेक्शन होता है उसमें भी। पहले उनको फिजिकली प्रेजेंट होना पड़ता था वोट डालने के लिए, अब वो अपना वोट जो है बाई पोस्ट और बाई इलेक्ट्रॉनिक मीन्स भेज सकते हैं। तो ये बात हमने की एनआरआई की। आगे बढ़ते हैं, अब हम डिस्कस करते हैं पीआईओ, द पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। तो पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन का मतलब ये है, इन सिंपल वर्ड्स, अ पर्सन इज पीआईओ हु और एनी ऑफ हुज एंसेस्टर्स वाज एन इंडियन नेशनल, यानी कि कोई भी इंसान जिसके एंसेस्टर्स यानी कि उसके पूर्वज जो हैं वो इंडियन नेशनल रहे हो, यानी कि उनके पास इंडिया की नागरिकता रही हो, और वो लोग जो हैं अब प्रेजेंटली होल्डिंग अनदर कंट्री सिटीजनशिप नेशनलिटी, यानी कि किसी और कंट्री की नागरिकता उनके पास है, नेशनलिटी है, ठीक है। तो लेकिन इस केस में एक चीज़ का ध्यान रखना है कि वो लोग पाकिस्तान के नागरिक नहीं होना चाहिए, बांग्लादेश के नागरिक नहीं होना चाहिए, श्रीलंका के नागरिक नहीं होना चाहिए, अफ़गानिस्तान के नागरिक नहीं होना चाहिए, और आपके ईरान, नेपाल, भूटान के नागरिक नहीं होना चाहिए। यानी कि इसके अलावा किसी और कंट्री में अगर वो रह रहे हैं तो उनका कोई भी जो है बेटा या बेटी या कोई भी उनके चिल्ड्रंस जो हैं अगर वो इंडिया में रह रहे हैं तो उनको हम बोलेंगे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन, यानी कि उनके पेरेंट्स कहीं ना कहीं तो हैं वो इंडिया के सिटीज़न थे, लेकिन उनका जन्म यहाँ नहीं हुआ है, वो बाहर रह रहे हैं, बाहर जन्म हुआ है, तो उसे हम बोलेंगे पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके, तो ये बात कहलाती है आपके पीआईओ। आगे बढ़ते हैं, पीआईओज़ जो हैं उनको अगर इंडिया आना है तो उनको आने के लिए वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी। दे रिक्वायर्स द वीज़ा फॉर एनी ट्रिप्स टू इंडिया एंड इज़ रिक्वायर्ड टू रजिस्टर एट द लोकल एफआरआरओ बोलते हैं, फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। तो अगर वो इंडिया आते हैं तो उसके लिए उन्हें वीज़ा की ज़रूरत पड़ेगी, और जैसे ही वो इंडिया पहुँचते हैं अपॉन दी अराइवल दे हैव टू रजिस्टर देमसेल्फ इन दी फॉरेनर्स रीजनल रजिस्ट्रेशन ऑफिस। ओके, और अगर हम बात करते हैं इनके वोटिंग राइट्स की, तो पीआईओज़ एंड जो ओसीआईज़ कार्ड होल्डर्स हैं, जो ओवरसीज़ कार्ड होल्डर्स हैं, उनको वोटिंग राइट्स नहीं मिले हुए। तो जो पीआईओ एंड दी ओसीआईज़ हैं दे आर नॉट ग्रांटेड दी वोटिंग राइट। तो ये डिफरेंस हो गया एनआरआई में। एनआरआई को जो है वोटिंग राइट्स मिले हुए हैं, और पीआईओ एंड ओसीआईज़ को जो प्रावधान रखे गए थे 1955 के सिटीजनशिप एक्ट के थ्रू, ठीक है, तो उसमें वोटिंग राइट नहीं रखे गए थे। लेकिन अब इसमें थोड़ा सा चेंजेस किया गया है टाइम टू टाइम, जैसे कि मैंने बताया पहले भी कि पार्लियामेंट को राइट है कि वो सिटीजनशिप के रिगार्डिंग जो है चेंजेस कर सकते हैं, अमेंडमेंट कर सकते हैं। तो टाइम टू टाइम जो है ये बेनिफिट्स दिया जाते हैं कि किसको कौन कौन है जो पीआईओ होंगे या कौन ओसीआई कार्ड होल्डर्स होंगे, उनके क्या राइट्स होंगे। तो ये टाइम टू टाइम जो है गवर्नमेंट मेंशन करता रहता है। जैसे अभी कुछ दिन पहले कुछ चेंजेस करे थे, तो वो सारे चेंजेस जो हैं आपको थोड़ा सा ध्यान में रखने हैं। ये जो सारी चीज़ें मैंने डिस्कस की, ये डिस्कस की मैंने रिगार्डिंग दी सिटीजनशिप एक्ट 1955। ओके, करंट जो चेंजेस हैं वो आप ध्यान रखिए कि अब पीआईओज़ के लिए और कौन कौन से बेनिफिट दे दिए गए हैं, या ओसीआई कार्ड होल्डर्स के लिए क्या उनको अब वोटिंग राइट्स मिल गए हैं, नहीं मिले हैं, ये आप लोग को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। ये जो चीज़ें मैंने डिस्कस की ये थी मैंने आफ्टर द कमेंसमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो भी पार्लियामेंट को पावर दी गई थी कि वो अमेंडमेंट करके जो है राइट्स जो सिटीजनशिप राइट्स हैं वो दे सकते हैं। तो ये हमने बात की पीपल ऑफ पर्सन्स ऑफ इंडियन ओरिजिन। ओके,